नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास का ये लेक्चर होगा आपका तीसरा यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए, जिसमें हम लोगों ने दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रमुख गणराज्य और उनके शासन व्यवस्था और उनके पतन के क्या कारण थे उसके बारे में चर्चा करा था। और यूनिट नंबर 2 के पहले चैप्टर में हम लोगों ने 16 महाजनपदों के परिचय को देखा था। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत ही आराम से पढ़ने की ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं, बहुत मतलब कि समझ में भी आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बीए फोर्थ मतलब बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्लास नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। आइए जानने का प्रयास करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये कैसे हुआ। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। तो ये गणराज्य वगैरह हो गए थे। ठीक है, मगध गणराज्यों का पतन के लिए उत्तरदायी कारण हो गए थे। अब मगध के उत्थान के कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे कुछ बन सकता है कि मगध के उत्थान के कारणों पर प्रकाश डालिए या थ्रो लाइट ऑन द केजेस ऑफ राइज ऑफ मगध एम्पायर। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि उत्तर भारत में खास करके आप देखते हैं जो छोटे मोटे जो गणराज्य थे वो तो थे ही, और बड़े बड़े महाजनपदों का भी एक प्रकार से प्रादुर्भाव हो रहा था, जिसमें मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद, अवंती और वत्स, ये 4 महाजनपद जो थे प्रमुख रूप से अपना दबदबा चौतरफा बिखेरे हुए थे। चाहे मगध की बात करें, कौशल की बात करें, अवंती की बात करें, वत्स की बात करें, इनका प्रादुर्भाव जो था रहा या इनका जो वर्चस्व रहा ये बड़ा जबरदस्त रहा। इनके अतिरिक्त अनेक गणराज्य थे। अगले 200 वर्षों में उत्तरी भारत का राजनीतिक चित्र बिल्कुल बदल गया। इन वर्षों का इतिहास वास्तव में मगध के उत्थान का इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर मगध साम्राज्य जो था ये सबसे पावरफुल एम्पायर के रूप में सामने आया। मगध के राजाओं ने एक के बाद एक अपने सभी पड़ोसी राज्यों को हड़प लिया और समस्त उत्तरी भारत पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस प्रकार मगध को भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र ही नहीं अपितु कई शताब्दियों तक सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र भी बनाया गया। यानी कि मगध एम्पायर जो था ये भारतीय केंद्र में था उस समय। यानी गणराज्य जब उस समय दबदबा कायम किए हुए थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था, 4 थे, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, 16 में से। और इन चारों में से सबसे पावरफुल था मगध। ठीक है, कौशल, अवंती, वत्स ये भी अपने आप में मिलाते रहे थे तमाम जनपदों को। ठीक है, लेकिन जो मगध था इसने काफ़ी महाजनपदों को भी अपने आप में समेट लिया, काफ़ी महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली। मगध साम्राज्य के उदय और उत्कर्ष के कई कारण थे। आइए उन कारणों पर नजर डालते हैं। पहला कारण था भौगोलिक कारण, क्योंकि इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक था। मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यह प्रदेश उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। और दोनों ओर से चूंकि जब नदियों से घिरा हुआ था तो ना तो इसको उत्तर से आक्रमण का भय था और ना ही दक्षिण से आक्रमण का भय था। जो आक्रमण करता भी था तो आधे लोग थक जाते थे नदी पार करते समय। तो ये भी एक प्रकार से इसको बेनिफिट्स मिला। इसलिए बाहरी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करना अपेक्षाकृत सरल था। पुराना राजगृह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जहां पर राजा लोग रहते थे वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था। घिरे हुए क्षेत्र में पानी के अच्छे स्रोत थे और अच्छी चारागाहें थीं, इसलिए आक्रमणकारियों से उसकी दीर्घकाल तक रक्षा की जा सकी, ताकि आक्रमणकारी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इस वजह से भी ये एक प्रकार से इसका उत्थान हुआ और ये आगे बढ़ा, चूंकि चारे पानी की भी व्यवस्था थी। सैनिक इसके एक प्रकार से खा पी करके बढ़िया तंदुरुस्त रहा करते थे। दूसरी बात, लौह तथा इस्पात का पर्याप्त मात्रा में मिलना। चूंकि मगध एम्पायर में लौह और इस्पात की तमाम चीज़ें मिली। इस प्रदेश में लोहा बहुतायत और सरलता से मिलता था। मगध की शक्ति का यह महत्वपूर्ण स्रोत था, चूंकि लोहा और इस्पात यहाँ पर खूब मिला। इससे एक तो जंगल साफ करके खेती के लिए विस्तृत भूमि यहाँ पर निकाली जा सकती थी लोहे को निकाल करके, और उपज बढ़ाई जा सकती थी। दूसरे, मगध के शासक बड़ी सेना का भरण पोषण कर सकते थे और अधिक संख्या में हथियारों का निर्माण भी लोहे के माध्यम से कर सकते थे। तो इस तरीके से लोहा मिलने से और इस्पात मिलने से इन लोगों को जो है इनका जो राजकोष था वो भी आगे बढ़ा और इनके सैनिक भी पावरफुल होते गए। इनके पास जो तीर, बर्छी, भाला, तलवार इन सभी को बनाने में भी मदद मिली, क्योंकि यहाँ पर लोहा वगैरह जो था मिल गया, तो इससे इनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ा। इसके अलावा मगध वैदिक संस्कृति की सीमाओं से बाहर
डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मगध के उत्कर्ष का एक कारण था उत्तर वैदिक संस्कृति की सीमाओं के बाहर रहना। ये उत्तर वैदिक काल की सीमाओं से बाहर था। वहाँ के लोग वैदिक संस्कृति से कम प्रभावित थे। मगध के लोगों की समाज व्यवस्था जो थी वो शिथिल थी। उनका दृष्टिकोण अधिक स्वतंत्र था। मगध के ब्राह्मण शूद्रों से संपर्क स्वीकार कर लेते थे। ये नहीं कि भाई आप शूद्र हो, आप हमसे बातचीत ना करो, हमसे संपर्क में ना रहो, हमारे टच में ना रहो। चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, सभी मिलजुल करके रहा करते थे। सभी एक दूसरे के मित्र थे। ठीक है। मगध के ब्राह्मण शूद्रों से संपर्क स्वीकार कर लेते थे तथा राजा भी अपने महलों में शूद्र कन्याओं को स्थान दे देते थे। राजा का सिंहासन एक साधारण नाई की पहुंच में भी होता था। यानी कि राजा, ऐसा नहीं था कि भाई राजा भी अपने महलों में शूद्र कन्याओं को स्थान देते थे। शूद्र कन्या राजा के महलों में रहती थी। इसके साथ साथ राजा का सिंहासन एक साधारण नाई भी वहां तक पहुंच सकता था, राजा के सिंहासन तक। ये भी इसकी एक व्यवस्था थी। यानी मगध में प्रजा में हीन भावना या भेदभाव जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मगध के राजा और मंत्री किसी भी राज्य को नष्ट करने के लिए पश्चिमी दार्शनिक मैकियावेली के समान कूटनीति का प्रयोग करने में हिचकते नहीं थे। ठीक है। तो मगध के जो एक प्रकार से राजा या मंत्री थे, वो राज्य को नष्ट करने के लिए किसी भी राज्य को पश्चिमी दार्शनिक जो मैकियावेली था, जिस तरीके से वो कूटनीति को फॉलो करता था, तो उस प्रकार की कूटनीति फॉलो करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, जो है दूसरे राज्य को बस उसके साम्राज्य को अपने मिला लेना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो ये लोग तैयार रहते थे। इस वजह से इसका उत्कर्ष हुआ। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि मगध व्यापार का केंद्र था उस समय। इस युग में मगध व्यापार का केंद्र था। बहुत सारा व्यापार विदेशों को भी यहाँ से होता था। लोहा प्रचुरता से यहाँ पर मिल ही जाता था। दस्तकारियों को प्रोत्साहन मिला इससे, लोहा की प्रचुरता की वजह से। इससे व्यापार में उन्नति हुई और इससे क्या हुआ कि राज्य में धन वृद्धि होती गई, जिसका प्रयोग शासकों ने साम्राज्य विस्तार के लिए किया। धन का प्रयोग लोहे को एक प्रकार से तलवार या उसके हथियार बना करके भी जो है अस्त्र शस्त्र भी उनके भंडार खाली नहीं हुए। और इस तरीके से ये तमाम कारण रहे जिससे मगध एम्पायर जो था वो आगे बढ़ा। ठीक है। तो मगध व्यापार का केंद्र था। मगध वैदिक संस्कृति की सीमाओं से बाहर थे। लौह तथा इस्पात का पर्याप्त मात्रा में मिलना और भौगोलिक कारण, ये तमाम कारण थे जिससे मगध साम्राज्य जो है वो आगे बढ़ा। अब अगला जो चैप्टर होगा हर्यक राजवंश से नंद वंश तक मगध के साम्राज्य का जो विकास हुआ उसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। हर्यक वंश के बारे में चर्चा करने का प्रयास हम जो है अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम इसमें समझ ही लेते हैं, उसके अंदर बिंबिसार के बारे में डायरेक्ट हम चर्चा करेंगे। हर्यक वंश जो था बेटा, उसके बारे में अगर बात की जाए तो हर्यक वंश की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित जानकारी का अभाव है। यानी जानकारी जो इसके बारे में मिली है वो उतनी पर्याप्त नहीं जितनी हम आपको पढ़ा पाएँ। इस वंश के प्रारंभिक कुछ वंशों का उल्लेख महाभारत और पुराणों में प्राप्त होता है, जिसके अनुसार मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना बृहद्रथ नाम के एक व्यक्ति ने करी थी, जो जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। पुराणों में के अनुसार मगध का अगला जो राजवंश था वो था शिशुनाग वंश। तो मगध पर पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने स्वयं करी थी। लेकिन अनेक विद्वान पुराणों के इस कथन को स्वीकार नहीं करते। जैसे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं या डॉक्टर आर.के. मुखर्जी के अनुसार बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना करी थी। यानी बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना करी तथा शिशुनाग ने उसके बाद किसी वंश की स्थापना की, और शिशुनाग ने जिस वंश की स्थापना करी वो शिशुनाग वंश था। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे कहते हैं कि यही निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि बिंबिसार शिशुनाग से पूर्व हुआ था। यानी बिंबिसार जो था पहले था और बाद में शिशुनाग आया, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो बिंबिसार कहा जा सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, क्लियर। और वह शिशुनाग वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश का था, जैसा कि बौद्ध साहित्य में उल्लेख है। तो इस तरीके से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार के बाद में, ठीक है, वैसे तो इसके संस्थापक बृहद्रथ थे हर्यक वंश के, लेकिन इसके प्रमुख शासक के रूप में बिंबिसार का नाम ले सकते हैं। तो जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें बिंबिसार के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे बिंबिसार के बारे में। फिर उसके बाद में बिंबिसार के बाद में हम लोग जो है आगे शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे, शिशुनाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें आप। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए आते रहते हैं। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हर्यक वंश तो हमने बता ही दिया। ठीक है,
चूंकि आरसी मजूमदार और आर के मुखर्जी कहते हैं कि बिंबिसार जो था वो हर एक वंश का शासक था, शिशुनाग उसके बाद में आया और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी। ठीक है, क्लियर, धन्यवाद।